बीजेपी में सुराख हो गया है और कांग्रेस के लिए भी संदेश साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जिस प्रकार की वो राजनीति कर रही है और अगर उसको इस दौरान चुनाव दर चुनाव सफलता भी मिलती चली जा रही है तो ऑल इज वेल है। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल चुनाव समीकरणों के आधार पर और तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर लड़े जाते हैं, लेकिन दीर्घकालीन राजनीति के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए यह नुकसानदेह और खतरनाक साबित होता है। जिस प्रकार के चुनाव नतीजे आए सोमवार को, वो नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी अच्छे नहीं है। 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे पूरे भारत में। भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां गढ़ थे चुनाव वहां हुए थे। कायदे से देखें तो तीनों सीट भाजपा को आनी चाहिए थी, आई सिर्फ एक। वहां भी अंतर इतना कम हो गया कि उसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे। गुजरात में एक सीट भाजपा को आई है, वो पहले से उनकी सीट थी। उस सीट का नाम था मंजलपुर। जी हां, वडोदरा जिले की मंजलपुर सीट, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश पटेल की जीत हो गई है। वो जीत कितने वोटों से हुई है? 30,000 वोटों से जीत हुई है भाजपा की। लेकिन आपको बता दें कि यह जीत तब हुई है जब सहानुभूति लहर थी, क्योंकि पिछले वाले जो बीजेपी के विधायक थे उनका असामयिक निधन हो गया। वो तब है जब केंद्र और राज्य में बिहार की सत्ता है, डबल इंजन की सरकार है और ज्ञानेश कुमार जी का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जब 2022 में इसी गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। 1,01,000 वोट से। अभी कितने वोटों से जीते? 30,000 वोटों से जीते। हालांकि इस बार वोटिंग का प्रतिशत यहां पर कम रहा, लेकिन कहां 1,01,000 और कहां 30,000। और वो कांग्रेस पार्टी जिसको मात्र 12% वोट मिले थे पिछले बार गुजरात की मंजलपुर विधानसभा में, वहां पर इस बार कांग्रेस को 31% के लगभग वोट मिले हैं। कहां 12% और कहां 31%। कांग्रेस धीरे धीरे गुजरात में भी आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए संदेश साफ है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को 55,000 के लगभग वोट मिले हैं और कांग्रेस को 25,000 के लगभग वोट मिले हैं। नोटा को भी 2247 वोट मिले हैं, 2,247 वोट। नोटा को मिलने वाले वोट बता रहे हैं कि गुजरात की जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर असंतोष तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई वजह है, कोई कारण है कि कांग्रेस उसको कैश नहीं कर पा रही है। वहां सत्ता विरोधी लहर को भुनाया नहीं जा पा रहा है। गुजरात वो राज्य है जहां नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में अजय रहे और आज भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपराजय साबित हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी लोकप्रिय होती तो वहां वोट का प्रतिशत ज्यादा होता। 1 लाख वोटों से जीते थे, फिर 1 लाख से जीत जाते, लेकिन ये 1 लाख वोटों का अंतर 30,000 पर कैसे आ गया? ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में गिरावट है और कांग्रेस की लोकप्रियता में बढ़ोतरी है, क्योंकि जिस कांग्रेस को 12% वोट मिले थे उनको 31% वोट मिले हैं। भाजपा से सतीश पटेल उम्मीदवार थे और कांग्रेस से भीखाबाई रबारी उम्मीदवार थे। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी भीखाबाई ने साफ किया है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। यह चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। आखिरी दौर में डराया गया, लोगों को धमकाया गया, प्रभावित करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी हार को स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ बिहार का बांकीपुर सीट, न भूतो न भविष्यति, कल्पना कोई नहीं किया होगा कि बीजेपी इतने बुरे तरीके से हारेगी चुनाव। जिस सीट पर 52,000 वोटों से बीजेपी जीती, 30-35 सालों से जीतती आ रही थी, वहां पर वह चुनाव हार गए एक नई पार्टी जन स्वराज से। क्यों हारे? पूरा विश्लेषण करेंगे आपको। उधर मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं आपको। दतिया सीट, वहां भी भाजपा हार गई। भाजपा वहां भी हार गई। कायदे से तीनों सीट, गुजरात भी बीजेपी का गढ़, बिहार भी बीजेपी का गढ़, मध्य प्रदेश भी बीजेपी का गढ़, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, एक प्रधानमंत्री गृह मंत्री का प्रदेश और एक मध्य प्रदेश जहां से
टोटल लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने समर्पित किया है। वहां ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? वहां भी बीजेपी हार गई। दरअसल आपको बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों क्या हो गया है। एक समय में बीजेपी के नेता आरएसएस से निकल कर आते थे। आरएसएस की पाठशाला में वो दीक्षित होते थे, प्रशिक्षित होते थे। लेकिन इन दिनों क्या हुआ है कि इतने ज्यादा दल बदलू बीजेपी में घुस गए हैं, इतने ज्यादा दल बदलू घुस गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस युक्त की जगह कांग्रेस युक्त हो गई है। वो कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे, लेकिन कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है और आरएसएस मुक्त भाजपा बनाने की ओर आगे बढ़ चले हैं। भाजपा की नई पीढ़ी को देख लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कभी राष्ट्रीय जनता दल में थे, लालू प्रसाद की पाठशाला से निकले हुए, फिर जनता दल यूनाइटेड में गए और अब भाजपा में है, मुख्यमंत्री हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी को, कितने दिनों के वो भाजपाई हैं, कितने दिनों के वो आरएसएस में प्रशिक्षण उन्होंने लिया है, कभी कांग्रेस, कभी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी मुख्यमंत्री हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से निकल कर आए हैं, इस पार्टी में आ गए हैं। यह स्थिति हो गई है। इधर आप झारखंड में देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे चंपई सोरेन, अभी टॉप लीडर बने हुए वो झारखंड में बीजेपी के। तो भारतीय जनता पार्टी में इतने ज्यादा बाहर के नेता हो गए हैं कि अब बीजेपी का जो संगठन आधारित जो दल था, कार्यकर्ता आधारित पार्टी की जो भूमिका थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और एक दिन ये खत्म हो जाएगी और इसका खामियाजा भाजपा भुगत रही है। दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का हक मार के ये गाने बजाने वालों को, सेलिब्रिटीज को भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर अपने दल में भर दिया है कि कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा है। अभी पवन सिंह बिहार में एमएलसी हो गए, मैथिली ठाकुर एमएलए हो गई, एमपी हो जाते हैं मनोज तिवारी, रवि किशन। क्या योगदान है इनका राजनीति में? कंगना रनौत, क्या योगदान है? ये लोग, इनकी जगह अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जगह मिलती, वो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते, अपनी पार्टी के लिए खड़े रहते। बयानबाजी सुन लीजिए, रवि किशन समोसा पर बोलने लगते हैं, मनोज तिवारी खुद को इकोनॉमिस्ट बताने लगते हैं, कंगना रनौत की स्थिति देख ही रहे हैं, वो 2014 के बाद देश को आजादी दिलाती हैं, मैथिली ठाकुर कहती हैं कि ब्लूप्रिंट तो बहुत पर्सनल बात है, ये दल का मजाक बन रहा है। और बाकी पवन सिंह की महिमा अपरंपार है, उनके बारे में बात ही करना बेकार है। पंजाब में जाके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नैया के खेवनहार सब वही लोग हो गए जो कभी कांग्रेस में थे। कांग्रेस में थे तो कांग्रेस डूब रही थी, अब इनके पास चले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को और कोई नहीं मिला तो कांग्रेस से सुनील जाखड़ को लाके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। सुनील जाखड़ की छुट्टी की गई, केवल सिंह ढिल्लों को बना दिया गया। एक पुराने कांग्रेसी को हटाते हैं, दूसरे पुराने कांग्रेसी को बनाते हैं और पोस्टर बॉय उधर बने हुए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, किसी काम के नहीं। वो राघव चड्ढा को पार्टी में लेके आए हैं। अब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद थे, अब अगली बार बीजेपी से बनेंगे। राघव चड्ढा का बीजेपी में क्या योगदान है? राघव चड्ढा की कितनी पकड़ है लोगों में? वो 28 दिन के रिचार्ज की बात कहते थे, वो खत्म हो गया। देखिए, किसी भी नेता की छवि या तो सत्ता में रहकर बनती है या सत्ता के साथ संघर्ष करके बनती है। तो राघव चड्ढा को कभी माना गया ये सत्ता पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, लेकिन आज कहां हैं लोग? उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट पे जाइए, लोगों के आशीर्वाद, शुभकामनाएं भर भर कर उनको मिलते हैं। तीसरी तरफ आइए तो बता दें कि इस प्रकार की बयानबाजी बीजेपी के नेताओं की तरफ से होती है कि अहंकार सातवें आसमान पर चढ़कर बोलता है, कह दिया कि कुत्ते बिल्ली को भी लड़ाएंगे, जिता देंगे। अब इस तरीके की बातों से समझिए कि क्या हो सकता है। दूसरा, बूथ मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख, ये रणनीति, वो बैठक, ये जिस तरीके से बताई जाती है, जमीन पर उतनी कुछ होती नहीं है। और भाजपा का कैडर और कार्यकर्ता निराश है क्योंकि उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। लोगों की शिकायतें दुनिया भर की हैं। वो E20 पेट्रोल, एथेनॉल मिक्स पेट्रोल, इसका भी मुद्दा एक अलग, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा अलग। अब भाजपा के कार्यकर्ता की तो इसमें कोई गलती है नहीं, वो एक ईमानदार और वफादार कार्यकर्ता की तरह लोगों के बीच जाता है, वोट मांगता है, इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन कार्यकर्ताओं की निराशा और लोगों में भारी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रति। इनके नेताओं की, इनके मंत्रियों की बयानबाजी को देखिए तो दिन भर ये विपक्ष को ही टारगेट करते रहते हैं।
काम से ज्यादा इनको कांग्रेस की चिंता है, विपक्ष की चिंता है। दिन भर राहुल गांधी ने ये दे दिया बयान, वो दे दिया, भाई अपने काम पर बोलिए। और अब तो जनजी आ गई है, जनजी का विरोध भी पूरे चुनाव में रहा, बहुत बुरी स्थिति रही। वो रोजगार मांग रहे हैं, वो अच्छी शिक्षा मांग रहे हैं, वो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मांग रहे हैं। क्या स्थिति है देश में। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक एम्स बनाकर चले गए, उसकी बराबरी का दूसरा एम्स खड़ा नहीं हो सका भारत में। गंभीर बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर एम्स रेफर करते हैं। आप गिनती गिना लीजिए कि भारत में इतने एम्स बन गए, इतने एम्स बन गए, लेकिन दिल्ली वाले एम्स की तुलना आज तक नहीं हो पा रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की स्थिति वही है, रोजगार के मामले में भारत फिसड्डी होता जा रहा है। और समर्थक जो हैं, अंधभक्त जो हैं, सोशल मीडिया पर उल्टी पुल्टी बयानबाजी आपको करते रहेंगे। आपने सरकार से सवाल पूछ लिया तो आपको धर्म विरोधी सीधा साबित कर दिया जाएगा, देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। गद्दार, देशद्रोही, धर्म विरोधी से तो मजाक बना दिया गया। हर बात में एक ही लाइन है उनके पास। तो खैर, देश ने एक सबक दे दिया है। उपचुनाव के नतीजे एकदम साफ है, दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ लीजिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।